हमें रिएक्शन जो पढ़नी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट, इसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, हमारे पास कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलने के बाद एक प्रोडक्ट देते थे। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट, सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और हमें दो, मिनिमम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट हम टूट जाता है और हमें क्या देता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर हमने रिएक्शन देखा था। तो हमें बहुत सारी रिएक्शंस इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट होता है और हम इसको हीट करते हैं। फेरस सल्फेट को हीट करते हैं। फेरस सल्फेट एक सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये भी आयरन है और ये भी आयरन है, आप इसको बोल रहे हो फेरस, फेरस सल्फेट, और यहां पर आप सर बोल रहे हो इसको फेरिक, क्या बोल रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड। अब यहां पर फर्क क्या है, जो आयरन होता है, आयरन की दो वैलेंसी होती है। अगर आयरन की वैलेंसी 2 है तो उसको बोलते हैं हम फेरस, फेरस। और यहां पर अगर आयरन की वैलेंसी होती है 3, हम उसको बोलते हैं फेरिक। तो सिर्फ ये फर्क है, अगर यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है तो फेरस, आयरन की वैलेंसी 3 है तो फेरिक बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि फेरस है, तो मैंने आपको बताया था सल्फेट SO4 की वैलेंसी क्या होती है, -2। और -2 जब यहाँ पर Fe के साथ +2 मिलेगी तभी तो FeSO4 आएगा आपके पास। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आयरन की वैलेंसी 3 थी तो ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, फेरस और फेरिक में पूरी जिंदगी भर फर्क आपको याद रहेगा, डिफरेंस आपको याद रहेगा। अब ये फेरिक ऑक्साइड थी, फेरिक ऑक्साइड के साथ हमें दो गैसेस मिलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सर SO2 और SA3। हाँ बोलो। सर हमें कैसे पता लगेगा कि इससे टू सब्सटेंस या टू और मोर वो प्रोडक्ट बना रहा है सर, वो एक से? वो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हम उनको अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं। अब स्कूल में अगर बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनको कैटेगराइज करते हैं ना, किसी को फर्स्ट क्लास में रखते हैं, कुछ बच्चों को सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, ऐसे ही हम सब क्लासेस में अलग अलग कैटेगराइज करते हैं क्योंकि वो सब क्लासेस के लिए। हमने जो पहली रिएक्शन जो पढ़ी थी कॉम्बिनेशन, जो भी जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो भी मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आते हो आप। सेकंड जिस रिएक्शन में हीट भी निकल रही थी उसको बोल दिया एक्सोथर्मिक। थर्ड रिएक्शन क्या है, इसकी ऑपोजिट है। इसमें क्या है, अगर एक सिंगल रिएक्टेंट है वो टूट रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उस तरह की रिएक्शन को हमने बोल दिया कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, हमने सिर्फ कैटेगराइज किया हुआ है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो सिंगल रिएक्टेंट है या इस तरीके से हम उनको कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये रिएक्शन होती है। इन रिएक्शन को सिर्फ हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन है। क्यों है, यहाँ पर देखो एक सिंगल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है, जिस जो रिएक्ट करता है उसको हमने हीट कर दिया। FeSO4 खुद से तो टूटेगा नहीं, तो हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, हमें Fe2O3 मिला, फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट हमें क्या दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड, और दो गैसेस मिली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रही है, ये गैसेस हैं। और जब हमें पता चलता है कि जब कोई गैस निकलती है, रिलीज होती है, तो रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी इस रिएक्शन में इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एक स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल। तो हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन हो रही है। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई किसी रिएक्शन में पंजेंट स्मेल आ रही है, क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है। ये रिएक्शन के टेस्ट होते हैं बहुत सारे, सॉरी गैसेस के टेस्ट होते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड को टेस्ट करने हम कैसे टेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन को कैसे टेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करते हैं। तो इन तरह की सभी गैसेस के टेस्ट होते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शंस आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई या फर्स्ट एग्जांपल हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन की। और जो सभी रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपको समझनी है कि ये रिएक्शन ऐसे क्यों है, और सभी को आपको याद भी रखनी है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस भी तो करना है हमें। तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो ये आयरन कितने हैं, 2 है, तो मैं 2 लगा देता हूँ यहाँ पर इसके फ्रंट में, 8 लगा दिया मैंने 2। इसकी वजह से SO4 S2 हो गए हैं, S2 हैं ऑलरेडी, ऑक्सीजन हो गए हैं 4 × 2 8। राइट साइड में रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में देखते हैं 3 + 2 5 और 3 8। तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन सिंपल इस तरीके से। हमें कुछ नहीं बोलना है, बैलेंस हमने ये नहीं है कि एग्जाम में रटना है। हर एक रिएक्शन आपकी, एवरी रिएक्शन आपकी पोजीशन रिएक्शन में फर्स्ट एग्जांपल था FeSO4, हमने उसको हीट किया और हमें दो या दो प्रोडक्ट मिले, Fe2O3 मिला, SO2 मिला और SO3 मिला। SO2 की वजह से पंजेंट स्मेल आती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप जैसे भी लिख रहे हो, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं वो अच्छा है, जो नहीं नोट डाउन कर रहे हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आपको नोट्स बनाने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं सभी को। चलो अब मैं अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जिस बच्चे को समझ नहीं आई ठीक है, इसको आ गई अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया था इसमें पहले CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ट लाइन को जब दीवार पे लगाया था व्हाइट वॉश करने के बाद, व्हाइट वॉश करते हैं वो रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड से और वो क्या बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने उस ही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को फिर से हीट कर दिया है हमने इसको CaCO3 को। और जैसे ही CaCO3 को हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं वो मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड से को हम किस तरीके से यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन क्या कह रही है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगी, सिंपल सी ट्रिक है, एरो से लेफ्ट साइड में अगर एक सब्सटेंस है या एक आपका कंपाउंड है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। अगर एरो के राइट साइड में एक है तो आपको पता होना चाहिए सिंगल प्रोडक्ट है, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन सेम। और इसीलिए हमें क्या पता चलता है, ये एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस है। और ये क्वेश्चन है NCERT का, आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकंपोजिशन से अपोजिट क्यों होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट टूटता है और हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया। तो ये हो गई आपकी सिंपल रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, सी पार्ट की तरफ। अच्छा, इससे पहले जो हमने फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन पढ़ी थी, फेरस सल्फेट नेचुरल जो फॉर्म में होता है वो FeSO4 होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब अगर एक FeSO4 है तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डॉट है। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है आपने आपकी लाइफ में, तो डॉट 7H2O है, 7 करते हैं, इसको हीट करते हैं थोड़ा सा, तब आपको क्या मिलता है, FeSO4 मिलता है। हम तो हीट तो कर रहे थे पहली रिएक्शन में, तो जब हम नेचुरली ये क्या होता है FeSO4.7H2, जब हम इसको और थोड़ा हीट करते हैं तो ये FeSO4 बन जाता है। फिर FeSO4 की रिएक्शन आपने देख ही ली थी पहले, ठीक है। और FeSO4 की वजह से इसका कलर भी जो होता है क्रिस्टल्स का वो चेंज हो जाता है। जब ये इन वाटर की वजह से जो कलर होता है वो थोड़ा ब्लू होता है, ठीक है, पानी थोड़ा ब्लू होता है ना। जब हमने इसको हीट कर दिया तो ये सोल्ट बन जाता है FeSO4, और ये क्या है, व्हाइट कलर का। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास लेड नाइट्रेट। लेड जो होता है Pb से डिनोट करते हैं। हाँ बोलो सर। CO2 और CaO को प्लस करके CaCO3 आया सर, ये कैसे पता लगा सर? नहीं, ये पता नहीं, प्लस नहीं कर रहे हैं हम इसको। प्लस का मतलब ये नहीं, हम इसको ऐड थोड़े ना कर रहे हैं। ये प्लस का मतलब ये है कि हमें CaO मिला और CO2 मिला। हमने क्या किया, जब रिएक्शन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें जो एक गैस मिलती है, हमें पता चला ये क्या है, गैस है। अब ये जो गैस है रिलीज हो गई है, उसको कैसे पता चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके टेस्ट हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है ये। तो हमें पता चलिए कि हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है।
फिर हमें यहाँ पर ये सॉलिड मिला, ये सॉलिड जो बचा इसको हमने चेक करा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके अलावा हमें कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए अब हमें क्या पता चला कि हमें जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो सर ये याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ये समझ लो ना आप, जब आप समझ लोगे तो याद खुद ब खुद रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इनके रिएक्शन आपको बिल्कुल याद रखनी है, सभी रिएक्शन याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ डिटेल में, वरना मैं आपको सिंपल लिखवा भी देता कि रट लो इनको रिएक्शंस को, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सभी टीचर्स, मोस्टली टीचर ऐसे ही करना है कि बता दिया और आप जो है रट लो। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन एक और देखते हैं। लेड जब नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो लेड नाइट्रेट बनता है, और नाइट्रेट आपको पता है NO3 होता है। NO3 की वैलेंसी होती है 1, लेड में मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं होना। देखो मैं सब कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ, फॉर्मूला भी कैसे बनाते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सब कुछ रिलेटेड है। लेड की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर ये लेड की वैलेंसी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। फिर से इसको हीट कर दिया, इसको क्या कर दिया, हीट। अब हीट किया तो हमें मिला लेड ऑक्साइड, PbO, लेड ऑक्साइड। ये तो सॉलिड है, लेकिन अब फिर से गैसेस निकली यहाँ पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन, ये हमारे पास 2 गैसेस मिली। इस वाली रिएक्शन में भी एक रिएक्टेंट है और हमें प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा। अब इस रिएक्शन में क्या खास है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स हमें मिलते हैं। इसकी वजह से याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नहीं बोलेगा, बोलेगा ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसमें। अगर वो बोलता है लेड नाइट्रेट, क्वेश्चन आता है लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं और ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ये वाली रिएक्शन है जो हमने पढ़ी थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बहुत लेवल 3 के क्वेश्चन होते हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये वो बच्चा वही करता है जो कंसेप्ट समझता है। जब आप समझ लो कि आपके लिए बिल्कुल जीरो है, ठीक है, आपको कितनी मेहनत नहीं करनी। मैं जब आपको बता रहा हूँ एक टॉपिक में 2-3 रिएक्शंस हैं, आप समझो उसको कि ये रिएक्शन है क्यों, इस तरीके से ही क्यों है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, हो सकता है बैलेंस कर यही रिएक्शन आपके पेपर में आ जाए, लिखा हो लेड नाइट्रेट गिव्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फिर बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने की ट्रिक है, आप इसको प्रैक्टिस करना, बैलेंस करने की कोशिश करना घर पे, सभी बच्चे कोशिश करना। लेकिन इसकी ट्रिक है 2 दूनी 4, 2 लिखो फिर 2 लिखो, 2 दूनी क्या हो जाता है, 2 × 2 क्या होता है 4, तो 2 दूनी 4 या 2 + 2 4, इसकी बैलेंस करने की ट्रिक है, 2 2 4 लगा दो तो ये बैलेंस हो गई। ये इसकी ट्रिक है, जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें स्टेप्स आते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी रिएक्शंस में आपने क्या देखा, आप हीट दे रहे हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, आपको हीट मिलती थी। इससे पहले वाली रिएक्शन थी एफ ओवर वाली, उसमें भी आप क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे। और लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि आप हीट दे रहे हो। इन सभी रिएक्शंस में हम हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट का मतलब क्या होता है, फिर से थर्म, थर्म होता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो देना मतलब एंडो, और हमें मिलती थी पहले तो उसका मतलब था एक्सो। तो यहाँ पर इस तरह की रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होंगी जिन रिएक्शंस में हीट हम देते हैं या कोई एनर्जी देते हैं, उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। हीट भी दे सकते हैं, सनलाइट दे सकते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होनी चाहिए बस। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो ये सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि इनमें हीट देने की जरूरत है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बच्चे देख रहे हैं और इसको नोट डाउन करते रहना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। अभी सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही चल रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डी पार्ट अभी हमने कहा। अब हम रिएक्शन कैसी होती है? हाँ जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन ही तो है ये, जिस रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती थी जिसमें हीट निकलती थी, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ी थी। ये एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्या होता है, AgCl। अब ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जब लेते हैं उसको प्योरीफाई करना होता है हमें। अब सिल्वर को तो अलग करना है ना, हमें चांदी चांदी चाहिए, सिल्वर चांदी तो है। अब इस क्लोरीन को अलग करना है। अब देखो हमें देखना है आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। हमने क्या देखा, सिल्वर क्लोराइड AgCl को धूप में रख दिया। धूप में रख दिया मतलब हम उसको क्या दे रहे हैं, सनलाइट। और जैसे ही हमने सनलाइट दिया
सिल्वर हो गया अलग और क्लोरीन गैस मिलती है हमें अलग, Cl2। सिंपल, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गई है, इसको बैलेंस कर दो, ये 2 है तो 2 लगा दो यहाँ पर, और ये 2 है 2 लगा दो। अब आप कह रहे हो ये एंडोथर्मिक, ये सबसे पहले तो डीकंपोजिशन है, एक रिएक्टेंट टूटा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं ना, एरो के ऊपर जो भी लिखा होता है वो हम दे रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, उसका मतलब ये है एरो के ऊपर जो भी चीज लिखी होती है। अब यहाँ पर सनलाइट लिखी हुई है, मतलब कि हम सनलाइट दे रहे हैं AgCl को, हम दे रहे हैं एनर्जी, तो इस तरह की रिएक्शन को, सभी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। अगर हमें यहाँ पर रिएक्शन हीट मिलती, एनर्जी मिलती, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये AgCl, इस तरह की एक और रिएक्शन देखते हैं, AgBr, सिल्वर के साथ ब्रोमीन भी हो सकता है, तो सेम है, हम उसको भी किसमें, किसकी प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिलता है, Ag+Br2, और यहाँ पर आप 2 लगा दो, 2 लगा दो, ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सभी जो सर अगर रिएक्शन हम इनका एग्जाम्पल लिखेंगे हाँ हाँ तो इसमें बैलेंस करके दिखानी पड़ेगी फिर। बिल्कुल, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो सभी इक्वेशंस आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब यही है कि ये एक्चुअल में है, ये चीज है, ठीक है। अगर आप बिना बैलेंस करके लिख रहे हो तो उसका मतलब ये है एक Ag हमें एक क्लोरीन क्या दे रहा है, 2 क्लोरीन, तो वो तो गलत हो जाएगा उसका मतलब। अब आप पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं, जिसके पास बुक है सही है, जिसके पास बुक नहीं है वो भी सही है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक कोई सब्सटेंस एक्स है, उसका नाम नहीं पता, और जब हम इसका सॉल्यूशन, इसको हम पानी में मिलाते हैं तो उसको व्हाइट वॉश के लिए काम करते हैं। तो हमें क्या बताना है, आपको एक्स का नाम बताना है और इसका फॉर्मूला बताना है। हमने रिएक्शन पढ़ी है, एक्स क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO को जब हम पानी में मिलाते थे H2O में, तो हमें क्या मिलता था, COH होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते थे, सिलेक्ट लाइम, और ये क्या होता है, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है, और इसका नाम होता है सिलेक्ट लाइम, और इसमें हमें हीट भी निकलती थी, इसलिए ये रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक। तो इतना तो उन्होंने पूछा नहीं, इसमें पूछा है कि आप उस सब्सटेंस का नाम बताओ, उसका फॉर्मूला बताओ, और उसकी जो रिएक्शन बताओ आप पानी के साथ, तो हमने पानी के साथ रिएक्शन बता दी, CaO प्लस वाटर, ये COH होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब फिर से वहीं से ही है, नाम में ही है इसके। प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी की जगह, और डिस का मतलब उसको उसकी जगह से हटाना। अगर कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसकी जगह से हटाता है तो उस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कैसे समझते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, आयरन है Fe और एक मेटल का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन हमें करनी है। अब यहां पर आप एक सिंबल सी एक माइंड में सोचो, ये आयरन है और ये आयरन इस कॉपर को हटाना चाहता है, तो आयरन को इस कॉपर से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो मतलब हाई रिएक्टिव होना चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब, जब कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है, हटाता है लो रिएक्टिव मेटल को या लोअर रिएक्टिव मेटल को, उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या करेगा, ये आयरन इस कॉपर को हटा देगा, और ये आयरन किसके साथ आ जाएगा, इस सल्फेट के साथ, ये कॉपर रह गया अकेला। तो यहाँ पर इस तरह की रिएक्शन को हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस आयरन ने इस कॉपर को हटा दिया। अब एक रिएक्शन और लिखता हूं मैं, अगर मैं लिखूं Cu प्लस FeSO4, ये रिएक्शन लिखनी है। अब आप एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉपर तो इस आयरन से कमजोर है, वीक है, लो रिएक्टिव है। तो जब ये लो रिएक्टिव है तो क्या इसको हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये आपको याद रखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा हाई रिएक्टिव कौन सा है, लो रिएक्टिव कौन सा है। तो हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो हम पूरी एक इसमें
टेबल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि सबसे ऊपर जो टेबल में होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, सोडियम पोटेशियम वगैरह जो होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे उसके लिए भी आप थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, फिर आप हम पढ़ेंगे उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा ये हाई रिएक्टिव है क्यों, और ये हाई रिएक्टिव है क्यों, रीजन क्या है इसका, और हमें कैसे याद रखना है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर हुई, ऐसे हम फॉर्मूलाज कैसे बनता है सर इसके? इसके फॉर्मूलाज Fe था, हाँ FeSO4 के साथ बना। Fe की वैलेंसी क्या होती है 2 +2, SO4 की वैलेंसी क्या होती है -2। जब सेम वैलेंसी होती है तो फॉर्मूला FeSO4 ही बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब सेम वैलेंसी होती है तो सेम फॉर्मूला एज इट इज लिखा जाता है। कॉपर की वैलेंसी भी 2 थी, अगर यहाँ पर इसकी वैलेंसी ये ना होती, 2 ना होती, तो कुछ और फॉर्मूला बनता, ठीक है, बताया था ना आपको पहली क्लास में। ये वाली जिंक है, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक भी जो मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन, जिंक जो है हाई रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसलिए जो कंपाउंड बनेगा वो ZnSO4 + Cu ये बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन एक और देखते हैं, लेड है प्लस कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर ये लेड भी ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या बन जाएगा PbCl2 + कॉपर, तो ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। इस तरीके से हमें याद रखनी है, सिंपल आपकी एक टाइप थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो बच्चा चाहता है स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाते जाओ, अच्छा तो बच्चा वही है जो साथ साथ नोट्स बना रहा है, ठीक है। बाद में बाकी आपकी मर्जी है, नोट्स आपके होने चाहिए। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक पहले वाली में क्या था, उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार आपके डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है थोड़ी सी, कैसे, इसमें क्या होता है, 2 मेटल के सॉल्यूशन होते हैं, और इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बैलेंस करने वक्त जब हमने बैलेंस की थी। पहला एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। अभी आप कहते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, Na की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, बात एक ही है, तो Na2SO4 आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, एक्वस है, इसकी स्टेट यहाँ पर मैटर करती है। एक्वस मतलब ये पानी में मिला हुआ है, ठीक है, सॉलिड जब हम पानी में लाते हैं तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, Ba और Cl, Ba की वैलेंसी 2 होती है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर BaCl2 ये भी एक्वस होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर मेटल देखो कौन कौन से हैं, सोडियम एक मेटल है और बेरियम एक मेटल है। अब अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो यहाँ पर ये Na+ होता है आयंस की फॉर्म में, और SO4 2 नेगेटिव होता है आयंस की फॉर्म में, यही तो मतलब है। और यहाँ पर ये Ba2+ होता है और ये Cl नेगेटिव होता है, ये आयंस है। अब होने क्या वाला है, सिंपली ये जो आयंस है, ये आयन इससे मिला हुआ है, ये आयन इससे मिला हुआ है, तभी Na2SO4 और BaCl2 मिला आपको। अब ये जो आयंस है इनको एक्सचेंज कर दो, ये यहाँ पर इसका आयन Na जो आयन है वो Cl नेगेटिव के साथ मिला दो यहाँ पर, और जो Ba है Ba2+ है उसका आयन SO4 के साथ SO4 2 नेगेटिव के साथ मिला दो, तो क्या बनेगा, Ba2+ SO4 2 सेम वैलेंसी है, तो बन जाएगा आपके पास BaSO4, और Na+ है Cl नेगेटिव है, बन जाएगा NaCl। मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ही, इसलिए क्योंकि आप समझो, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, इनको चीजों को समझो। आप बुक में सब कुछ लिखी हुई है, बहुत सारी बुक्स हैं, सब में लिखा हुआ है, लेकिन समझ लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझने के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, आसान चीजें होती हैं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप 101% कर दोगे। अब यहाँ पर ये जो BaSO4 मिला, यहाँ पर आप देखो ये दोनों क्या है, लिक्विड लिक्विड है ना, एक्वस एक्वस है। यहाँ पर NaCl क्या है, एक्वस मिलेगा आपको बिल्कुल, लेकिन मेन जो चीज है, मेन जो पॉइंट है, BaSO4 सॉलिड मिलता है। कैसे, यहाँ पर 2 बीकर थे, एक बीकर में Na2SO4 था, और एक बीकर में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर BaCl2 ले लिया हमने। ये क्या है, एक्वस है, पानी में मिले हुए हैं, घुले हुए हैं, ये पानी में घुले हुए हैं, हमने इन दोनों को मिलाया। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमें सॉलिड के पार्टिकल्स मिलते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स वो नीचे बैठ गए। वो सॉलिड के पार्टिकल्स कौन है, BaSO4, और आपका और सॉल्यूशन जो मिला वो है आपके पास NaCl। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स आप देख रहे हो, जब हमने 2 एक्वस को मिलाया और सॉलिड के पार्टिकल्स मिल रहे हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट।
प्रेसिपिटेट। जब दो सॉल्यूशन हम मिलाते हैं और हमारे पास एक प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। प्रेसिपिटेट को आप ये मानो कि ये क्या होता है, इनसोल्यूबल, जो ना घुलने वाला सब्सटेंस। इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें नहीं घुला, ये पानी में नहीं घुला या इसके सॉल्यूशन में नहीं घुला, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ये सब्सटेंस होता है प्रेसिपिटेट, क्योंकि इस सब्सटेंस में, इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, एक मेटल का सॉल्यूशन आपने लिया, दूसरे मेटल का सॉल्यूशन आपने लिया और इन दोनों को रिएक्ट करवाया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। और आपको याद रखना है, जब एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ तो हमें क्या मिला, एक सॉलिड मिला या एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिला। और इस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हमने क्या बोला, एक प्रेसिपिटेट बोला, और हमें NaCl मिला। और ये प्रेसिपिटेट का, इस BaSO4 का कलर क्या होता है, इसमें इसका कलर भी आपको याद रखना है, ये व्हाइट कलर का होता है। PPT मतलब शॉर्ट फॉर्म है इसका, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ये आपको मिल गया, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या हमारी जो रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्या लेते हैं, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, एक्वस है। और नेक्स्ट हमने ले लिया है NaCl, NaCl, ठीक है, NaCl लिया, और यहां पर ये भी एक्वस है, एक्वस है। हमें जो मिला, एक प्रेसिपिटेट मिला AgCl जो कि सॉलिड है, और हमारे पास NaNO3। अगर यहां पर आप देखो, ये Ag प्लस है आयन, और ये NO3 माइनस है आयन, ये Na प्लस है और ये Cl नेगेटिव है। ये Ag प्लस किससे रिएक्ट कर गया, Cl नेगेटिव से, AgCl बन गया। और NO3 किससे रिएक्ट कर गया, Na से, तो NaNO3 बन गया। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसका हमारे पास एप्लीकेशन भी होती है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालने के लिए प्रेजेंट कौन सा है सॉल्यूशन में, उसको हम जो है यूज करते हैं। हम इसका यूज करते हैं मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए पानी से, पानी में से जो मैग्नीशियम होता है। और भी बहुत सारी इसके जो एंटीजेंस होते हैं बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज होते हैं, उनको एनकाउंटर करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। और इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक। आज हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सी जो बना है वो बना है ऑक्सीजन से, और डेशन बना है एडिशन से। तो यहां पर हम किस क्या इस चीज को बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के पास अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, जिसमें रिमूवल भी जिसका हो रहा है, या तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर और लगाए, और किसी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कैसे, एग्जांपल देखो, एक कॉपर है, कॉपर को हमने हीट किया, कॉपर को हमने हीट किया। कॉपर जो कलर, कॉपर का जो कलर होता है ब्राउन। ये भी आपको याद रखना है, कॉपर का कलर होता है ब्राउन। हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, यहाँ पर हीट, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो 2 - 2 ये सेम कॉपर ऑक्साइड आ गया। अब यहाँ पर देखो, क्या पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, आप कहोगे नहीं सर नहीं था। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, अब क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। सर ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे कराई, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब होता है जलाना किसी भी चीज को। ऑक्सीजन का मतलब, जब कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है तो उसका मतलब हीट होती है। लकड़ी है, लकड़ी को आप जला रहे हो, ऑक्सीजन से तो रिएक्शन हो रही है। कहीं भी आग लगती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, वहां पर तो हीट तो मिलती है ना, हीट तो देती है आप थोड़ी सी। तो ये हो गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कलर का। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये ब्राउन था कॉपर, और जब हमने इसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है।
इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और आपको याद रखना, एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की पढ़ते हैं। वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। वो है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। कम किसको कर रहे हैं या रिमूव किसको कर रहे हैं, वो है ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इससे पहले वाली रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे। इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। या पहले रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, और यहां पर ऐड किसको कर रहे हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। ये सेम पहले वाली रिएक्शन है, उसी को हमने जो है आगे किया है, जो हमें मिला था कॉपर ऑक्साइड, हमने क्या कर दिया, उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दी। अब हाइड्रोजन, यहां पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है, और इसका ऑक्सीजन हट गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन हट गया। तो यहाँ पर आप देखो पहले कॉपर ऑक्साइड था, और कॉपर ऑक्साइड से ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया है, मतलब ऑक्सीजन इससे हट गया, रिमूवल हो गया है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। पहले वाली रिएक्शन को हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला था। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती, हाँ बोलो, कुछ पूछना है आपको। सर जो सर ये रिमूवर ऑफ हाइड्रोजन है सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, सर इसका एक एग्जांपल दे दो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ आता हूं उसके पास, पहले ही समझ लो ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट। ये समझ में आ रहा है ना, स्टेप यस बाय सर, स्टेप चलते हैं, ठीक यस है सर। ठीक है। पहले वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड हुआ, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन बोला। इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो हमने इसको बोल रहे रिडक्शन रिएक्शन। अब मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं बोल रहा था कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। कैसे, यहां पर देखो ये हाइड्रोजन देखो, और हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन H2O बन गया, मतलब इसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है, इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के पास H2 ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसीलिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है इसका H2O, वाटर बन रहा है। इसी रिएक्शन में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन हटा इससे, और H2 के पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम, रिडक्शन से हमने वर्ड लिए 3, रीड, RED, रीड, और इसके शुरू के 2 लेटर लिए ऑक्स। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछे क्या ये रिडक्शन रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल है। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल, क्योंकि इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीजन भी हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी हमने ये बात करा, ऑक्सीजन के बारे में बात की है। अब हम, अगर हमारे पास बात आ जाए हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऐड होना, या हाइड्रोजन का रिमूवल होना, यहां पर देखो NaH था, और इसके पास से H चला गया, सॉरी H इसके पास आ गया, ठीक है, H इसके पास आ गया, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन होगी रिडक्शन रिएक्शन। कैसे, ये रिडक्शन रिएक्शन क्या है, अभी हमने रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कही है, रिमूवल ऑफ, या तो ऑक्सीजन का हटना, इसमें क्या ऑक्सीजन हट रहा है, नहीं हट रहा, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, 1 मिनट, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये NaH है, और NaH से हमें क्या मिल रहा है, Na मिल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का। तो रिमूवल किस में होता है, हाइड्रोजन का, आपको सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए, वो किस में होता है, ऑक्सीडेशन में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर पर इसमें तो लास्ट में H2 आ रहा है। H2 नहीं, सिर्फ हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, NaH के बारे में बात कर रहे हैं, NaH के। इससे तो हाइड्रोजन जा रहा है ना, H2 आया, वो अलग एक बाई प्रोडक्ट है। H2 आना, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, कम हुआ, हाइड्रोजन कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन है। अगर हाइड्रोजन बढ़ता, मान लो एग्जांपल NaH2 यहाँ पर होता, NaH2 होता, तो हाइड्रोजन क्या होता, बढ़ता, तो उस
रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम इसको, Na, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, और NaH2 हम इसको बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पर सर इसे H2O एक है। बार रिपीट कर दो। हाँ मैं कर रहा हूँ, ये समझो, इससे समझ में आ जाएगा आपको। H2O है, वाटर है, हमने इसको हीट किया, ठीक है, इसको रिएक्शन करवाई, इसको रिएक्ट करवा दिया, और ये हमारी बैलेंस है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखो इसके पास क्या है, वाटर है, ये वाटर है, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन हटा और क्या बन गया, H2। अब ऑक्सीजन का रिमूवल कहां पे होता है, रिडक्शन में होता है ना, किसमें होता है, रिडक्शन में होता है। तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, रिडक्शन रिएक्शन बोल दिया है, इसलिए यहां पर बोला, समझ रहे हो ना, इस रिएक्शन में क्यों बोला, क्योंकि यहां पर इसका ऑक्सीजन जो है रिमूव हुआ। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता तो हम इसको बोल देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसीलिए यहाँ पर इसको हमने क्या बोला, रिडक्शन बोला है। अब इस तरीके से ही आपको याद रखनी है, सभी इक्वेशंस आपको याद रखनी है, ये हो जाती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और हमारे पास अगर दोनों इसमें, अगर यहाँ पर कुछ ऐड भी हो रहा होता है किसी के पास ऑक्सीजन, अगर आप इसको O2 ऐसे नहीं बोल सकते सर यहाँ पर तो ये O2 बना है तो ऑक्सीजन आया है, ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ये रिडक्शन है, रिडॉक्स है, लेकिन O2 आया कहाँ से, यहाँ पर कुछ और तो नहीं है ना, चेंज तो नहीं आया किसी चीज में, इसलिए यहाँ पर इसका तो कुछ नहीं है। लेकिन ये H2O से H2 बना, इसलिए यहाँ पर चेंज है, इसलिए हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। अब कुछ और एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये C2H4 होता है, इथीन आप पढ़ोगे कार्बोनेट कंपाउंड में, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन के साथ, ये हमारे पास C2H6 मिला, ये हमें C2H6 मिला से, ठीक है। ये इथीन से एडिशन रिएक्शन है, हमने इसका डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद सिंगल बॉन्ड बन जाता है, आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर देखो ये H2 है, ये सॉरी H4 है, और H4 से इसके पास क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एडिशन किस में होता है, रिडक्शन रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन हो गई है रिडक्शन। अगर यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता तो ये हो जाता ऑक्सीडेशन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, FeCl3 है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ, ये बन गया FeCl2 प्लस HCl। अब यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, HCl, इसके पास से एक हाइड्रोजन गया, इसके पास से क्या गया, एक हाइड्रोजन गया, और हमें ये नहीं चाहिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता FeCl3 और FeCl2 का, क्योंकि हमें देखना है या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। तो हम देख रहे हैं H2 के पास से हाइड्रोजन गया, आया क्या इसके पास, उससे मतलब नहीं है, हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की रिएक्शंस को आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में, ठीक है, रेंसिडिटी के बारे में और कोरोजन के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल्स जो है आप देखते हैं, मेटल्स में अगर हम बात करें आयरन की, आयरन को, लोहे को आप जो एटमॉस्फेयर पे रखते हो, मतलब खुले में रख देते हो बारिश में, तो उसके ऊपर एक जंग लग जाता है, एक उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है, ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं, जंग बोलते हो या रस्ट बोलते हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, रस्ट बोलते हो। तो ये सभी मेटल्स के साथ होता है, सभी जो मेटल्स होते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, प्रेजेंस में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कोरोड हो जाते हैं, वो जंग लग जाता है उसमें, वो कोरोड हो जाता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, या मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल, सिल्वर जो होता है Ag, जब आप उसको ये रिएक्ट करता है, ये किसी मॉइस्चर से या सिल्वर से रिएक्ट करता है, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करता है सिल्वर तो, लेकिन अगर रिएक्ट करता है तो इसके पे जो है ना ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, ये ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है कोटिंग, तो ये कोरोड हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेडिश ब्राउन जो है, रेडिश ब्राउन करके आता है, इसमें एक लेयर बन जाती है, उसको हम रस्ट बोलते हैं। किसके केस में, आयरन के केस में। सिल्वर के केस में ब्लैक कोटिंग हो जाती है, आपको याद रखना है। अगर हम कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है, और ये आपको याद रखना है, कलर भी आपको याद रखना है किसमें क्या रहता है। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, जो फैटी, जो वो फूड्स जिसके अंदर फैट्स और ऑयल्स होता है, वो भी आसपास के एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सड़ जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल खराब हो जाती है और वो खाने लायक नहीं होते हैं, इसीलिए उनको बचा जाता है।
एग्जाम्पल आप समझो, चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें एक हवा फिल होती है, वो हवा नहीं होती, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ गैस होती है, इसका नाम है नाइट्रोजन। अब क्या करते हैं, वो जो चिप्स हैं आपके, चिप्स के पैकेट के अंदर, वो चिप्स के पैकेट के वो नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। अब नाइट्रोजन क्यों बचाती है? ताकि ये जो चिप्स हैं आपके, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज ना हो और ये सड़े ना, इसलिए नाइट्रोजन इनको बचाती है। अगर आपने देखा हो कुछ चिप्स के पैकेट जो फट जाते हैं, वो इसमें से स्मेल आने लग जाती है और वो चिप्स जो है खराब हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसलिए हमें उन चिप्स के पैकेट को नहीं खाना चाहिए, वो बेकार है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो है बस ये आपका रेंसिडिटी का जो फैट्स और ऑयल्स फूड्स होते हैं, फैटी और ऑयली फूड होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद रैंसिड हो जाते हैं। और कोरोजन क्या होता है? जब कोई भी मेटल मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या बन जाता है? कोरोड हो जाता है। जैसे आयरन के केस में रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। सिल्वर के केस में ब्लैक कोटिंग आ जाती है और कॉपर के केस में ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है।